नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। सभी पार्टियां अपने अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता को रिझाने में जुटी हैं। वादों और दावों की झड़ी लगी है, लेकिन इस बीच विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी में भी लग गए हैं। कांग्रेस और इनेलो नौकरियों को लेकर के श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को इसको लेकर जवाब दिया है। तक जैसे हमने बताया कि 1 लाख से ऊपर भर्तियां, सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं। अभी अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियों के लिए आवेदन हो चुके हैं। उसके एग्ज़ाम ये शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट ये भी निकलने वाली है। सीईटी की वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो लगभग 12 से 15,000 भर्तियाँ उसमें भी होंगी। तो ये भर्तियाँ हम लगातार दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ भर्तियाँ देरी हो रही है वहाँ HKRN के माध्यम से भी जितनी रिक्वेशन आती है वो भी हमको पूरा करते हैं, ताकि किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी न रहे, काम प्रभावित न हो। इसलिए हर तरीके से हम जो इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई भी भर्ती नहीं कामयाब नहीं है, वही मैंने कहा। पर ये तो यहाँ तो जो भर्ती हुई है परचून की दुकान लगी हुई है, जैसे परचून की दुकान में बिकती है। ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनके केंद्र में जो मंत्री हैं MSME के, उनका अखबार में बयान दिखा दूँगा। उनके बयान जो पार्लियामेंट में दिया है, पिछले 1 साल में 1.25 लाख जो है जॉब छूट चुके हैं MSME में। कहाँ से नौकरी देंगे? जो व्हाइट पेपर की मैंने तो पूछा, किसी ने पूछा है उनके RTI में, कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से कि क्यों देंगे। आज हाँ सर, आज जैसे मतलब ये SDO लगे थे, ऐसे बहुत सारी पोस्ट आए बाहर के हैं। जैसे मतलब एक 5 नंबर का ग्रेस देते हैं क्लास C में और D में, जिनकी मतलब आमदनी कम होती है, उसमें ये पाबंदी नहीं है। बाहर का भी अप्लाई कर सकता है, पर यहाँ वाले कहाँ बच्चे जाएंगे हमारे। आज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज कोई पेपर अगर कहीं एक आधा कोई पोस्ट निकलती है, उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करता है और पेपर देने जाता है तो फिर मायूस होता है, पेपर लीक हो जाता है। हम नए सिरे से ये जो फजूल के जितने भी पेपर बना रखे हैं, आदमी ग्रेजुएशन जब कर लेता है तो फिर उसको री एग्जाम किस चीज का है। अगर बीएड कर लेता है, डीपीएड कर लेता है, बीएड और डीपीएड की नौकरी निकले, उसके लिए उसका पेपर किस बात के लिए है? केवल परेशान करने के लिए है, केवल पैसे का एक जरिया बनाया है। हम इन सब चीजों को खत्म करेंगे। जिसकी जो योग्यता है उसके मुताबिक हर परिवार से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। नौकरियों को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में ये जो रार है वो दिख रही है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि उसने लगातार ये कोशिश की है कि वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लोगों को दे, लेकिन इसको लेकर के जो आंकड़े रखे जा रहे हैं विपक्ष का, उस पर ऐतराज है और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार को नौकरियों को लेकर के श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, 35,000 आवेदन ग्रुप सी के लिए हो चुके हैं। ये बात भी सीएम ने कही है, लेकिन जो विपक्ष है वो श्वेत पत्र जारी करने को लेकर के अड़ा हुआ है और विपक्ष का यह कहना है कि जो नौकरियों के आंकड़े रखे जा रहे हैं उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। और इसलिए अब आंकड़ों के खेल में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब नौकरियां, चूंकि हमेशा से रोजगार एक बड़ा विषय रहा है और इसलिए इस बार भी आप देख रहे हैं कि ये जो रोजगार है उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। सरकार जो दावा कर रही है उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं और इसलिए श्वेत पत्र की मांग लगातार की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब रोजगार को लेकर के जिस तरह की सियासत हो रही है, इसके मायने क्या हैं ये आज हम समझेंगे। और जो तमाम बातें कही जा रही हैं, चाहे सत्ता पक्ष दावे कर रहा हो 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के, या ग्रुप डी की भर्तियां जल्दी होंगी, कौशल रोजगार निगम से भर्तियां हो रही हैं, या अन्य बातें जो आज मुख्यमंत्री ने कही, अब उन सबको किस नजरिए से देखा जाए और रोजगार की जो स्थिति है वो प्रदेश के अंदर किस प्रकार की है, आज इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इसलिए चूंकि रोजगार के साथ जो युवा है उनका भविष्य सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और रोजगार आप देखते हैं कि सभी पार्टियों के मेन एजेंडे में रहता है और हर पार्टी ये वादा करती है कि वो सत्ता में आएगी तो फिर वो रोजगार युवाओं को उपलब्ध करवाएंगे
और हर बार आप देखते हैं हर चुनावों में रोजगार एक सबसे अहम विषय के तौर पर रहता है और इस बार भी आपको वो दिख रहा है। लेकिन अब जो दावे हैं, जो हकीकत है और जो आंकड़े रखे जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के ऐतराज विपक्ष लगातार जता रहा है। तो इसी से जुड़े हुए आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि रोजगार पर रार कब खत्म होगी सियासी तकरार। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार पर हमेशा आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो बयानबाजियां हैं वो होती रहती है। दूसरा सवाल यह है कि नौकरियों के नाम पर जिस तरह की सियासत है उसके मायने क्या है। तीसरा सवाल यह है कि श्वेत पत्र जारी करने की जो मांग है उस पर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है। और चौथा सवाल यह है कि भर्तियों में पारदर्शिता के दावों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ये सब सवाल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आज इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोजगार, मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक सबसे अहम विषय है। रोजगार को लेकर के जो आंकड़े रखे जा रहे हैं उस पर विपक्ष का ये कहना है कि आप श्वेत पत्र लाइए, क्योंकि जो आंकड़े रखे जा रहे हैं दरअसल वो जमीनी हकीकत में नहीं है। आज इसी को समझते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। रमन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रोजगार, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है और इस बार भी रोजगार को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो डाटा या जो आंकड़ा रख रहे हैं उस पर विपक्ष को ऐतराज है और उनका यह कहना है कि जो बात आप कह रहे हैं उससे बेहतर यह है कि आप रोजगार को लेकर के श्वेत पत्र लाइए। कैसे इसको देखा जाए? अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये एक पुरानी कहावत है। और ये भी कहावत है कि सावन के अंधे को हरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो सरकार जो मर्जी आंकड़ा दे दे, इनको वो नहीं दिखेगा और ना ही कभी वो उससे संतुष्ट होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जो 86,000 इन्होंने 10 साल में चुराई हुई सरकार चलाई थी हुड्डा साहब ने, पहले भजन लाल जी की सरकार चुराई, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक चुरा के सरकार चलाई। तो 10 साल जो चुरा के सरकार चलाई थी, उस सरकार में 86,000 नौकरियां सारी दी थी। उससे ज्यादा तो हम वैसे दे चुके हैं। अगर संतुष्टि नहीं होती तो आरटीआई डाल लो। और उसके अलावा जितने रोजगार हमने एस्टैब्लिश करे, जितनी जो इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करा, वो करा। 12 लाख से ऊपर तो वहां चले गए और 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। और उसके अलावा आपको ये बड़ा एक अचरज होगा जान के, हुड्डा साहब ने अपने कुछ कानूनी सलाहकार बना रखे हैं, वो भी पंच प्यारे हैं, हुड्डा साहब के पंच प्यारे। उनका काम क्या है साहब, वो हुड्डा साहब के फ्लैट पे बैठते हैं, चाय की चुस्कियों पे ये डिस्कस करते हैं कि प्रदेश की प्रगति को कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए, कैसे मरोड़ा जाए। वकील हैं अच्छे, और वो सामने सिर्फ एक ही काम करते हैं कि चल ये भर्ती आ रही है, इसमें अड़ंगा डालो, वो भर्ती आ रही है, उसमें अड़ंगा डालो, और वो जनहित याचिकाओं का एक खेला चला रखा है। खैर, वो उनका अधिकार है, कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि समझदार विपक्ष का अपने कोई भी हथियार यूज करे, लेकिन प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है। तो ये भी लोग। उसके अलावा मैं ये बार बार बोलता हूं कि अगर आपको आरोप लगाना या हमको कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो साहब थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग आरटीआई डाल दिया करो, वहां से हमारे खिलाफ सबूत ले आओ और उसके बाद उस पर बात करो। क्योंकि होता क्या है, आरटीआई भी जब आप डालते हैं उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा सवाल ना पूछा जाए जिससे कि आंकड़े कुछ और ना आ जाए, हमारे हक के आए। और उसके बाद क्या ये आरटीआई का जवाब ऐसा है कि उसको रिलीज करें या ना करें। अब उतना टाइम और मेहनत, वो 2 फुट का आलू उगाएंगे या वो इतना मेहनत करेंगे। याद है सुषमा जी ने बोला था 2 फुट का आलू के लिए कि बेटा आलू नहीं होता, वो लौकी होती है। तो ये जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं हरियाणा के कांग्रेस के, वो इस समय ठीक है अपने रमन जी, लेकिन आपने आरोप तो रमन जी लगा दीजिए। मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई आप आरटीआई लगा के निकलवा लीजिए, तो अगर आप जो दावे कर रहे हैं उस आंकड़ों पर भरोसा नहीं, तो आप श्वेत पत्र क्यों नहीं ले आते हैं जो विपक्ष मांग कर रहा है? अगर आपके डाटा और सारे मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को पता है कि मेरे आंकड़े सत्य हैं, इसलिए तो मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं है
कि हमारी पिछली सरकार और वर्तमान में ये जो हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, इसने काम नहीं करा और गलत आंकड़े दे रहे हैं। तो आप पता कर लीजिए। ठीक है गर्ग संतुष्टि साहब, आपको ठीक है, नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है ठीक है। कि एज अ विपक्ष आप विफल हो चुके हैं। ठीक है गर्ग आप साहब, विपक्ष के तौर की पर आप हैसियत विफल में भी हैं 0 और आप बटा लोग, सन्नाटा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार के आंकड़े सही नहीं है तो आप लोग आरटीआई डालकर निकलवा लीजिए। गर्ग साहब देखिए आयुष जी, मेरे साथी रमन जी सीनियर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ये एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, झूठे वकील बिठा दिए। मैं एक ही बात पूछा करता हूं मेरे साथी से, आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है, और जहां सरकारी आंकड़े कहते हैं केंद्र सरकार के, और क्राइम के अंदर भी हरियाणा अव्वल स्थान के अंदर है। ये भी रमन जी ने कहा भी हमने 12 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार दिया, जोक के व्यापार के माध्यम से। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 75% उद्योग के माध्यम से नौकरियां देंगे, हरियाणा की जनता को, युवाओं को नौकरी देंगे। 75 आदमी को ये नौकरी भी नहीं दे पाए। आयु जी बात तो लंबी लंबी करते हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों बयान आया था 12,60,000 हमने बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ 60 आदमी के नाम तो गिना दे। 12,60,000 की आप बात कर रहे हो, कहां से दे दिया? आपने रोजगार छीनने का काम किया है। आपके समय में उद्योग बंद हुए हैं, आपके समय में। लेकिन इसका आधार और मजबूत हो जाएगा गर्ग साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, रमन मलिक जी ने जो बात कही, अगर सरकार के आंकड़े पे आपको जरा सा भी शक शुबा है तो आप आरटीआई डालकर निकलवा लीजिए। कम से कम सही फिगर्स आपके पास तो आ जाएंगे और आप चर्चा में भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए मैंने आरटीआई डाली, उसमें ये जो डाटा है वो आपसे मैच नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं कर लेते हैं अगर सरकार नहीं? रमन जी ने कहा यो काम भी कर देंगे। और आपको सरकार की बात कहूं, आज के समय सरकार के अंदर 2,80,000 सरकारी नौकरियों पर आज ड्यूटी लोग काम कर रहे हैं। हमारे समय में 3,60,000 सरकारी कर्मचारी थे, हमारे ज्यादा थे, इनके समय में कम है। और जहां तक कि हमने यहाँ शिक्षा का हब बनाया हरियाणा के अंदर, 2332 स्कूल नए चालू किए, अपग्रेड किए। हमने मेडिकल कॉलेज दुनिया भर के हमने संस्थाएं, IIT, IMT, हम मेडिकल कॉलेज के साथ अनेकों संस्था बनाई। लेकिन गर्ग साहब, लेकिन तब भी तो आप लोग केवल 84,000 दे पाए और ये कहते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा तो अभी दे दी। यही तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमने शिक्षा विभाग के अंदर 1 लाख से ज्यादा आज वाले लोगों को रोजगार नौकरियां दे रहे काम इन्होंने 20,777 नौकरियां दी थी शिक्षकों की। अगर गलत है तो बताए, उसमें भी। अब देखिए गर्ग साहब, वो कह रहे हैं 20,000 दी, आप कह रहे हैं 1 लाख दी। अरे 20,777, आप लिखा जाओ, 778 भी नहीं, 777, 20,777। तो इतना स्पेसिफिक आंकड़ा बता रहे हैं गर्ग साहब, कह रहे हैं 20,777। मैं कहूँ इन्होंने तो 78 भी नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि उसमें भी घपलेबाजी थी। अब देखिए गर्ग साहब, यही होता अगर आप आरटीआई लगा लें और ये बता दें कि सरकार कह रही है कि 1 लाख नौकरी दी और आप निकलवा लीजिए वो डाटा, तो आप भी ऐसे ही जवाब दे सकते हैं जो रमन मलिक जी कह रहे हैं कि भाई 20,777, 78 भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने 1 लाख दी थी। इनकी झूठ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके समय में स्कूल बंद हुए, 38,000 पोस्ट आज भी स्कूल के अंदर खाली है, 25,000 इन्होंने स्कूल के पद खत्म कर दिए। ये बात करते हैं शिक्षा शिक्षा के अंदर आपने जो घोटाले करे, 2 लाख फर्जी बच्चे डाले, उनकी रोटी खाई, उनके वर्दी खाई, उनके किताबें खाई, ये घोटाला भी आपके नाम पे है। आप इतने महान लोगों के बच्चों के नाम पे भी खा जाते हो। आपने चौटाला साहब को तो अंदर कर दिया नौकरी के केस में, चौटाला साहब को तो अंदर करा। अपनी गैरत को देखो कि 2 लाख फर्जी बच्चे डाले हुए, उनके पैसे भी खा गए हो, तो ये हुड्डा साहब को कब अंदर करवाएगी कांग्रेस? आयुष जी इनको चुप करवाओ। ठीक है, नहीं गर्ग साहब, बात रख लें। इनके समय में बोलना था क्या? चुपता सुनता रहा। इससे भ्रष्टाचार वो देश में हो सकती है। इन्होंने घोटाले पे घोटाला किया, शिक्षा विभाग में घोटाला। अरे एक में तो केस डाल दो, खनन घोटाला। अरे एक में तो केस डाल दो।
सर आप घोटाले में कमी छोटी है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग बात नौकरी की कर रहे थे, आप लोग घोटाले तक पहुंच गए। मैं विवेक जी को ला रहा हूं चर्चा में, मैं विवेक जी को बीच में ला रहा हूं, ठीक है। गर्ग साहब आपके आरोप आ गए, ठीक है। रमन जी मैं आऊंगा, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, चलिए, उस लायक भी नहीं है आपके पास। ठीक है। विवेक जी ये नौकरी या रोजगार को लेकर के हम लोग देखते हैं हमेशा सवाल होता है, और इस बार तो गठबंधन के अंदर आप लोग भी सरकार के साथी हैं, इसलिए नौकरियों को, रोजगार को लेकर के सवाल हैं। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि जो डाटा आप लोग रख रहे हैं विपक्ष को उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। श्वेत पत्र ले आइए विवेक जी। आयुष जी, श्वेत पत्र वो लाता है जिसने कोई गड़बड़ की। आज मलिक साहब ने बहुत बढ़िया बात की कि आपको अगर डाटा चाहिए तो आप आरटीआई लगा लीजिए। आज के दिन बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये वो लोग हैं जो कहते थे मारुति तो हरियाणा से चली गई और गुड़गांव अपना गोवा में उन्होंने प्लांट लगा लिया, फिर कहने लगे कि गोवा से वापस आ गया, वहां के पानी में नमी थी इस करके हरियाणा में वापस आ। आज प्रदेश के अंदर अगर मैं निवेश की बात करूं, निवेश इनके समय में देख लीजिए, इनके 10 साल के कार्यकाल में इतना निवेश नहीं हुआ जितना हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार ने लाने का काम। आज ये बात कर रहे हैं रोजगार की, मलिक जी ने बताने का काम किया कि कितनी नौकरियां सरकार ने देने का काम किया। साथ ही साथ चाहे कौशल रोजगार के माध्यम से हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट, आज हम युवाओं को नौकरी लेने के काबिल बना रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर जगह जगह खोल के और स्किल डेवलपमेंट उनकी करके उनको काबिल बना रहे हैं। और हर साल जो रोजगार डिपार्टमेंट रोजगार मेले लगाता है उसमें भी अनेकों नौकरियां देने का काम किया जाता है। ये बात तो कर रहे हैं, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ऊंचा ऊंचा तो बोल रहे हैं, एक घोटाला घोटाला घोटाला, एक कोई जिक्र कर देते हैं टीवी डिबेट पे बैठ के। इनके नेता, अरे सुनने का काम कीजिए, आपकी बारे में बोला। तकलीफ नहीं होती है जहां आदमी गलत होता है। घोटाले जो थे उनकी जांच सीबीआई कर रही है। जो इनके टाइम में किस तरह प्लॉट दिए गए, किस तरह जीजा जी को जमीनें दी गई, वो सीबीआई जांच कर रही है। उसके लिए अलग से एक एसआईटी बन गई है। आपने एक सिंगल एविडेंस अगर दिया हो तो बताने का काम कीजिए। ये बखलाहट है ना। चलिए ठीक है, घोटाले पर नहीं, लेकिन हम लोग रोजगार पर रहते हैं, जो कि ये बच्चों के भविष्य से, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। विवेक जी, एक तो आप लोग जब भी कौशल रोजगार निगम की बात करते हैं, विपक्ष तो इसको हमेशा इसको लेकर के ऐतराज जताता है कि भाई देखिए, एक तो पक्की नौकरी देते नहीं, कौशल रोजगार निगम के जरिए और आप लोग जो है युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि अभय चौटाला तो ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख तो छोड़िए, आप तो एक नौकरी नहीं दे पाए। ये खाली इस तरह के जो फेच डाटा है वो आप लोग खाली प्रस्तुत करते रहते हैं, किसी को नौकरी आप लोगों ने नहीं दी। ये कह कौन रहा है ये तो देखिए। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने समय में जो जो काम किए हैं उसकी तो सीबीआई जांच कर रही है और जल्दी उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। आज के दिन रोजगार की अगर बात करें, 75% रोजगार का इन्होंने जिक्र किया। हमने विधानसभा, दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया था और उसको विधानसभा में पास कराने का काम किया। कोर्ट में लेके कौन गया, बताने का काम कीजिए। बजरंग दास जी, मंद मंद मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में भी आप ही के लोग जाने का काम किया और हमें पूर्णतः विश्वास है कि कोर्ट से भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हक को जीत के लाने का हम काम करेंगे। वहां ऊंचा ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने जितने इतनी झूठ मत बोलो। चलिए ठीक है, ओंकार जी को मैं चर्चा में ला रहा हूं। ओंकार जी चलिए ठीक है, आप दोनों लोग की बात आ गई अभी। ओंकार जी, अब ओंकार जी ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। विवेक जी और गर्ग साहब दोनों लोग शांत हो जाए। ओंकार जी, ये अभय चौटाला जी को क्यों लगता है कि किसी एक भी शख्स को हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं मिली? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। आज आपने वो मुद्दा उठाया जो हमारे बेरोजगार युवा से संबंधित है। इस बेरोजगारी के कारण युवा नशे में धकेला जा रहा है और मैं अपने प्रवक्ता साथियों से बेनती करूंगा, हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, मुद्दा बहुत आवश्यक है, जनता के हित का है और पूरे देश की जनता देख रही है। कृपया अपने अपने समय पर और अपने विचार रखें, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने का कोई फायदा नहीं। देखिए आयुष जी, आपने सबसे पहले पूछा कि रोजगार पर तकरार क्यों। ये तकरार तो देखो तब तक रहेगी जब तक रोजगार मिलेगा नहीं युवाओं को। दूसरी बात आपने पूछी है कि रोजगार के आंकड़ों पर बवाल क्यों। देखिए, अगर कोई कहता है मैंने 1 लाख नौकरियां दी और उसको उसके बारे में श्वेत पत्र देने में दिक्कत भी क्या है। मेरे भाई रमन मलिक जी के एक बात के ऊपर तो मेरे को इतराज है, इनको इस पर माफी भी मांगनी चाहिए। इन्होंने अपनी बात शुरू करते ही कहा कि 5 प्यारे
हुड्डा के। देखिए मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, जब भी 5 प्यारों का नाम आता है तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आता है, जब भी 4 साहबजादों का नाम आता है तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आता है। तो कृपया 5 प्यारों की तुलना किसी अरे गरे वकील से ना करें। रमन जी आप मेरे भाई हैं, लेकिन 5 प्यारों की तुलना ना करें, मेरी बेनती है आपसे। मैं हर मर्यादा को जानता हूं और उन मर्यादाओं का पालन करता हूं। मेरा अपना पाठ है रोज सुबेरे का। मैं अमृत वेले उठने वाला बिना केसधारी सिख हूं। मेरे को ये मत बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं किस मर्यादा में बोल सकता हूं। मेरा 5 घंटे का रोज सुबह का पाठ है, मेरे को पता है गुरु साहब ने उस डिबेट क्या क्या अदबी और बेअदबी मुझे लगता है दी हुई है। उनको कुछ बात बुरी लगी। रमन मलिक जी आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। मेरे बीच में ना बोले, अगर इनको पता है तो इनको ये भी पता होना चाहिए 5 प्यारे जब भी बात होती है दुनिया के किसी भी शहर में 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी के नाते हैं। 4 साहबजादे कहीं भी बात होती है गुरु गोविंद सिंह जी काफी हैं। चलिए मैं ओंकार जी, ये नहीं बोला सिर्फ 5 प्यारे, मैंने बोला हुड्डा साहब के 5 प्यारे। रोजगार पे बात करते हैं, ठीक है आपने एतराज जता दिया, रोजगार पे बात करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट आपने बोला कि पारदर्शिता की मांग क्यों। देखिए आयुष जी, अगर इन्होंने 1 लाख रोजगार दिए, मैं कहता हूँ 1.5 लाख दिए, आप बता दीजिए ना कहाँ दिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कहाँ दिए? अंबाला में कितने दिए, यमुनानगर में कितने दिए? आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और रमन मलिक जी कहते हैं आरटीआई लगा दो, मैंने लगा रखी है आरटीआई। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने आरटीआई लगा रखी है, 8 महीने हो गए, 8 महीने जवाब नहीं दिया। और ये ऐसी सरकार आई है, इसने आरटीआई कानून का मजाक बना के रख दिया। आरटीआई कानून में दिया हुआ है कि अगर आपको 45 दिन में जवाब ना मिले तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। देखिए आयुष कानून को समझिए, पढ़िए और उसका उपयोग करिए। इनको चुप कराइए। ठीक है, चलिए ओंकार जी। देखिए आयुष जी, मेरी तकरीबन 30 आरटीआई कमीशन में लगी हुई हैं, ये जवाब नहीं देते। इस सरकार ने मजाक बना दिया, मेरे को भी पता कितने में। और लास्ट पॉइंट आपने पूछा कि आरटीआई कानून कहता क्या है ओमकार जी? आरटीआई कानून ये कहता है कि आप आरटीआई डाल के भूल जाइए। पता नहीं क्या सेकंड अपील भी होती है, थर्ड अपील भी होती है, करिए ना। मेरे को बोलने का मौका तो दो। अरे बोलो तो साथ साथ ये भी तो बताऊंगा ना कि भाई वो कानून कहता क्या है। अगर नहीं पता तो समझ लो, और अगर पता तो उपयोग कर लो। चलिए ठीक है, रमन मलिक जी मैं आऊंगा भी आपका, ओंकार जी की बात आ जाएगी पहले। आयुष जी अच्छी बात नहीं है, फिर मैं भी बोलूंगा। फिर नहीं ओंकार जी आप अपनी बात कंप्लीट करें आप। देखिए मैं कहता हूं इन्होंने 1 लाख नौकरियां दी, 1 लाख नौकरियों की बाइफरकेशन बता दें, एक श्वेत पत्र जारी कर दें। इन्होंने नौकरियां कैसे दी वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम बनाया। जब 2014 में सरकार आई, इन्होंने ठेका प्रथा शुरू करी। ठेका प्रथा में जो ठेके पर लोग थे, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना के तो उनकी इनरोलमेंट कौशल रोजगार निगम में कर दी। व्यक्ति वही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कौशल रोजगार निगम में सिर्फ रोजगार दिया इन्होंने 1 वर्ष के लिए, टेम्परेरी रोजगार दिया और उनकी इनरोलमेंट उसमें कर दी। दूसरा, ये जहां पे भी आप देखोगे तहसील नगर परिषद, वहां पे नए बच्चे बैठे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। सक्षम में भर्ती करी है इन्होंने, और सक्षम की इनकी तनख्वाह कितनी है? 6,000 रुपए ग्रेजुएट, 7500 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट। और ये मेरे भाई जेजेपी वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 75% रोजगार की बातें कर रहे थे, ये इनके पास आंकड़े हैं। ये सत्ता में बैठे हैं, जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे आंकड़े दूसरे के बाद आ जाएंगे। ये तो बता दे कितनी फैक्ट्रियों में कितनी नौकरियां तुमने लगवाई। और आपने तो युवाओं को इस काबिल भी नहीं सोचा कि आप कहते कि 75% रोजगार सिर्फ और सिर्फ 30,000 से कम आय वाले को मिलेगा। देखिए इसका मतलब हरियाणा के युवा सिर्फ नौकरी चाकरी करने के लिए रह गए। पोस्ट जो मैनेजर की पोस्ट है युवाओं को नहीं मिलेगी। ये बहुत अजीब बात है। आज अगर युवा नशे में धकेला जा रहा है, नशे की लत में ग्रस्त है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का बहुत अहम रोल है। सरकार दे रही नौकरियां मानते हैं। ये तो बता दें कितने पेपर लिए, कितने लीक हो गए। इनके सारे के सारे पेपर लीक हुए एक श्वेत पत्र जारी करने में। अगर इनके मन में कोई डाउट नहीं है, मान गया मैं, इन्होंने दी नौकरियां, लेकिन श्वेत पत्र जारी करने में क्या दिक्कत है? आयुषी एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। नोटबंदी और कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई। मोदी जी ने स्वयं माना कि नोटबंदी के दौरान 6 लाख कंपनियां बंद कर दी गई। देखिए ये कोई उपलब्धि नहीं है कंपनियां बंद करना। 6 लाख कंपनियां बंद कर दी गई, इससे बेरोजगारी फैली। कोरोना काल में भी बेरोजगारी फैली। आप ये बताइए, आपने रोजगार दिया तो किसको दिया, कितने लोगों को दिया? अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो श्वेत पत्र आपकी वही बात है। ठीक है, मैं उसका जवाब लेता हूं। रमन मलिक जी, एक सवाल और जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक और स्टेटमेंट देख रहा था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये जो भर्तियां हैं, भर्तियों के नाम पे परचून की दुकान खोल रखी है आप लोगों ने।
कैसे इसको देखें और बाकी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल से वो यूतरा सी कोई निकाल ली होगी, जिसमें वो हर रमन जी ये बता कंपनी दीजिए जो 5 है प्यारों के बारे में क्या राय है आपकी? उसको देख देख अब के आप ढूंढ रहे मैं थे कि पूछना कौन चाहता हूँ, सी नौकरी, कौन सी जगह दी रमन जी हुई है। 5 प्यारों के बारे में बताइए पहले। अभी बताता हूँ 5 प्यारों के हाँ बारे में बताइए 5 बताता प्यारों हूँ। के बारे में। मैं देखना चाहता हूँ कितना पाठ पूजा करते हो आप। मैं आपको अभी बताता हूँ 5 प्यारों के बारे में, सारा बताता हाँ हूँ। बताइए बताइए। कौन कहाँ से था, कौन दक्षिण से था, कौन उड़ीसा से था, मैं कौन ये पूछ पटना रहा हूँ से कि था। 5 प्यारों का नाम लिया तुमने, और 5 प्यारे कोई अरे गरे नहीं थे, ये हमारे धर्म के प्रतीक हैं। आपको अगर इतनी अकल नहीं है तो नाम ना लीजिए। बिल्कुल सही बात, सही बात। भाई साहब, आप डिरेल मत करिए, मैं आपको जवाब इसके बाद दे देता हूँ, शांति रखिए। ओंकार जी, रमन मलिक जी तो ने कह मेरे दिया को कि भाई वो अधिकार जवाब क्या दे है? रहे हैं, लेकिन आपको- ठीक है, आप पहले अपने पहले अगर जो आपको सवाल आए सर्च उसके भी करना है ना, जवाब मैं लेते हैं, क्या फिर इसका करता भी हूँ, क्या जवाब नहीं लेते हैं। करता। थोड़ा आप मेरी धैर्य टाइमलाइन पे जाके देखिए, फालतू की बकबक मत करो। घसीट लूंगा। आप अरे घसीट, अगर हिम्मत है ना तो घसीट के दिखाओ। मैं घसीटूंगा। आप 5 प्यारों के बारे में क्या बोलते हो ये बताइए। हाँ तो रिकॉर्डिंग लो और घसीट के दिखा दो। अरे भैया घसीट लूंगा, जहां भी है वहीं से घसीट लूंगा, चिंता ना कर। हाँ, लेकिन कर मेरी ले। बात सुन, 5 प्यारों के बारे में चलिए ठीक है भाई, अब इस तरीके से देखिए, ये तो धमकी ना दीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पर ये सब ना करें, यहाँ पर ये सब ना करें, यहाँ पर रोजगार की बात अभी हो रही थी, हम उसी पर रहेंगे। आपको ऐतराज है, आप बाद में रमन मलिक जी से पर्सनली इस बात में डिबेट करिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं भी जवाब मैंने दे हुड्डा साहब के 5 प्यारे बोला है, मैंने सिक्की के 5 प्यारे नहीं बोला। गोविंद सिंह जी के थे। कोई ऐसा नहीं है, कोई ये ट्रेडमार्क चलिए नहीं ठीक है, अब हम लोग विषय पर रहते नहीं। आप ओंकार जी इनको ऐसे आयुष जी नहीं, ये चर्चा रुकवाएंगे बिल्कुल या- डिरेल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम उस विषय पर जाएं। आपको ऐतराज है, आपने अपना ऐतराज जता दिया, आप बाद में रमन मलिक जी से इसका जवाब लीजिए। रमन मलिक जी, अभी विषय पर आइए। इस व्यक्ति को हुड्डा जी ने जो बात कही, या भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आपने नौकरियों के नाम पे, ये भर्तियों के नाम पे परचून की दुकान खोल रखी है, मैं उस पर जवाब चाहता हूं। परचून की दुकान उन्होंने हुड्डा साहब ने जरूर ढूंढ ढूंढ के देखी होगी, और हुड्डा साहब सक्षम भी है, काम इतना है नहीं आजकल, तो वो देख भी रहे होंगे, क्योंकि सीएलयू चलते नहीं है और बाकी शोरूम बंद है, तो जरूर देखी होगी उन्होंने। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि इनको ये जरूर देखना चाहिए। आरटीआई बेशक लगाए, जो मर्जी करें, आप ये बताएं कि आपको जो श्वेत पत्र की आप मांग करते हैं, श्वेत पत्र कहाँ आता है? वो वहां आता है जहाँ इरेगुलरिटीज आई हों, और जहां पे आपको जो फाइनेंस है या कोई और इशू है, जो भी इशू है, आप उस पर जब श्वेत पत्र लाते हैं तो वो आप एक डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। सरकार ने ये बहुत क्लियरली करा था जब हमारी सरकार आई थी। मेरे को याद है कैप्टन अभिमन्यु ने एक स्पष्ट रूप से एक फाइनेंस के ऊपर श्वेत पत्र लाया था, जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप होकर बैठी हुई है। आज तक उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाए। दूसरी चीज, जहां तक ये नौकरियों का विषय है, आयुष जी, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनसे, मेरे विपक्ष के मित्र चाहें तो प्लीज आरटीआई का लगाएं। आरटीआई अगर नहीं जवाब में आता तो 45 दिन बाद आप सेकेंड अप्लेंट, थर्ड अप्लेंट उसको कर सकते हैं, आप वो कर लें और उससे आपको जवाब मिल जाएगा। हमने तो करा है काम, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हमने काम करा है। अब आप एक चीज बताइए कि आप में से कितने लोग हरियाणा की प्रगति के स्पीड ब्रेकर बनने, अपनी पॉलिटिक्स को जगाने के लिए स्पीड ब्रेकर बनने का काम करवाते और करते हैं? एक तो जनता को वो बताएं। दूसरी चीज ये जरूर बताएं कि आप लोग आज तक आपने इन 8-9 सालों में कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल कब अदा करा? जब हम पढ़ी लिखी पंचायतें लाना चाहते थे तब भी आपने मुसीबत करी, जब हम ट्रांसपेरेंट नौकरियों के सिलसिले में लाए तब भी आपने करा, पीपीपी के लिए तो आपने करा, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए तब आपने तमाशा करा। आप कौन सी चीज में तमाशा नहीं करते हैं? मानता बीजेपी का क्या इनसे पूछिए 5 प्यारे कौन थे? 5 प्यारे वो थे जिन्होंने सिक्खी का आरंभ, खालसा पंथ को आरंभ कराया और गुरु गोविंद सिंह को अमृत छकाया था उन्होंने। किससे कंपेयर किया उसको? मैंने किसी से कंपेयर नहीं करा है, नहीं करा है। अपने कान साफ करवाओ। सुन ले, मेरी बात सुन ले। तूने 5 तमीज से बात कर, बदतमीजी मत करो ओंकार। सुन लिए, आपने 5 प्यारों का कंपैरिजन
ओंकार जी, मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है, मुझे लगता है चीज को अगर आप सही दिशा में ले जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप उसका इशू बनाने की कोशिश करें खाली कि आप उसका किसी तरीके से, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इस तरीके से सही नहीं है। और मुझे लगता है इस चर्चा में इसका कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं ओंकार जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपत्ति या पर्सनली आप जाकर के रमन सिंह जी से उसका क्लैरिफिकेशन लीजिए, यहाँ पर नहीं। गर्ग साहब, लेकिन कम से कम ओंकार जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको भी गंभीरता दिखानी चाहिए। बजरंग दास गर्ग जी। आयुष जी, जैसे बेरोजगारी पर आपने डिबेट रखी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हरियाणा के अंदर है जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रहा है। आज हरियाणा के अंदर नशे की लत के अंदर युवा पीढ़ी लपेट में ज्यादातर आ रहा है। आपके सामने पानीपत के अंदर कोर्ट के अंदर 6 पीएन की पोस्ट निकली थी। उस 6 पोस्ट को पाने के लिए 10,000 जो पढ़े लिखे युवक थे उन्होंने अप्लाई किया। 10,000, ये तो अखबार की भी अधिकार की बात है। इतनी भारी भरकम बेरोजगारी, 6 पोस्टों के लिए 10,000 व्यक्ति लाइन में लगे। इससे साफ सिद्ध होता है हरियाणा में बेहताशा बेरोजगारी है। ये कीमत कुछ कह ले, अरे बेरोजगारी नहीं है तो युवा धर क्यों भटक रहा है? पढ़े लिखे युवा पीएन की नौकरी के लिए धक्के क्यों खा रहे हैं? हरियाणा में बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ रही है? आपके सामने ये कहते हैं हमने लोगों को रोजगार दे दिया। अरे तुम्हें रोजगार दे दिया तो हरियाणा में बेरोजगारी कहां से रह गई? आप ये बताइए। आप कहते हैं 12,60,000 हमें आयोग के माध्यम से रोजगार दे दिया, आपने तो सरकारी नौकरियां दे दी, फिर भी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं ये जो कुछ बोल रहे हैं ये सिर्फ झूठ का पलिंदा है। मैं एक आपको नहीं बताता हूं बात। 2 दिन पहले एक औरत मुख्यमंत्री जी से मिली, जहां उसने सरसा जिले के अंदर जन समाज कार्यक्रम रखा था। वो खड़े होकर रोने लग गई, बोला मुख्यमंत्री जी मेरा पति नशे का अंत चला गया, मेरा बेटा नशे का अंत चल गया और नशे का व्यापार फल फूल रहा है और पुलिस की रहनुमाई में ये व्यापार चल रहा है। आपसे अपील है कि आप इस पर कंट्रोल कीजिए, इस पर अंकुश लगाइए। मुख्यमंत्री जी क्या कहा? तू बैठ जा, तू किसी भुकाई आई है। और वो औरत रोने लगी। इतनी बुजुर्ग महिला जिसका पति चला गया हो, बेटा चला गया हो, ऐसा तो सवाल मुख्यमंत्री जी का जनसभा कार्यक्रम करते हैं, जनता कोई बात पूछने खड़ा हो जाए तो इसको बाहर ले जाओ। ऐसी बदतमीजी एक हरियाणा का मुख्यमंत्री के ये बात शोभा लगती है? उसकी जनसभा में कोई व्यक्ति बात पूछने लिए खड़ा होने दिया ही नहीं। उससे पहले उसको दबोच लिया और बोला इसको बाहर ले जाओ। एक महिला सरपंच ने अपनी बात रखी तो क्या हुआ? सुनाई नहीं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ये क्यों लगता है भर्तियों के नाम पे परचून की दुकान खुली हुई है? बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने, मैं उनको समर्थन करता हूँ। खुला मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने खर्ची भर्ती बंद कर दी। बड़े बड़ी अच्छी बात है, आपने खर्ची भर्ती बंद कर दी। तेजिया में जो आप करोड़ों रुपए भर के ले रहे हो तो खर्ची भर्ती क्या वैल्यू है आपके राज में? अच्छा एक आयुष जी, कोई भी हमें जैसे डिबेट कहीं बिठा लो, किसी सरकारी आदमी बिठा लो, आराम से बोलो तो हम सुन पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। सुनो, एक भी सरकारी विभाग बता दीजिए, कोई अगर सरकारी विभाग में जहां पर बिना रिश्वत लिए आयुष जी काम होता हो ये बता दो। आयुष ने तो सुना नहीं। मैं कहूँ खर्ची पर्ची बंद करने की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तेजिया में भर के पैसे आ रहे हैं, खुला पैसा लेने फिर से आरोप आपके विवेक चौधरी इस राज के अंदर हो रहा है। विवेक जी ये बताइए, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की थी तो ये पूछा गया इसी चर्चा में और ओंकार जी पूछ रहे थे कहां आया इन्वेस्टमेंट, तो जरा बता दीजिए। आयुष जी, मारुति का अगर मैं जिक्र करूं तो वो गुजरात में नहीं गई, हरियाणा के खरगोदा में है। ओमकार जी बाहर निकल के देखिए। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं, अमेजॉन की अगर मैं बात करूं, तमाम कंपनियों का अगर मैं जिक्र करूं तो वो हरियाणा प्रदेश में ही लगाने का काम किया गया। आज छोटी मोटी बातें नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अकेली मारुति सुजुकी जो है उसने 1000 एकड़ जमीन खरगोदा में लेने का काम किया और वहां प्लांट का काम भी शुरू हो गया। वहां रोजगार नहीं आएगा। आज अगर मैं और भी चीजों की बात करूं तो हर एक
फील्ड के अंदर गठबंधन सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया और रोजगार उत्पन्न करने का काम किया। आज युवाओं को ये बात तो कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमने युवा को रोजगार देने वाला बनाया, हमने युवा को रोजगार लेने वाला बनाया। युवा आज काबिल किया कि वो रोजगार पा सके। स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऐसे ही नहीं खोले गए। ये बता दें कितने इन्होंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले थे और कितने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराने का काम किया। अभी मैं सुन रहा था स्कूल बंद हो गए। जनाब आप ये तो बताने का काम कीजिए, जो गांव-गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया, लाइब्रेरीज खोलने का काम किया गया, वो किस सरकार ने किया? हमारी सरकार ने किया। आप यहाँ बैठ के तो बोलेंगे कुछ भी ऊट पटांग, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं कहने की। आपके पास कभी भी कोई भी फैक्ट नहीं होता। वजीरदार जी आपकी बारी में मैं नहीं बोला, बहुत आराम से मैंने आपकी बात सुनने का काम किया। वजीरदार जी आपकी बारी में आयुष जी यही बोल लेंगे, ये जब चुप हो जाएंगे मैं बोल दूंगा। आज के दिन हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कितने रोजगार दिए, कितने दिए। मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने का काम किया, रमन मलिक जी ने जवाब देने का काम किया। और समय समय पे अगर आप बात करते हैं कोई भी भर्ती हो, आप अभी एक नेता का उनका भी जिक्र कर रहे थे जो कहते थे मेरी सरकार आने दो मैं बिजली के मीटर जोड़े में फेंक दूंगा। अभी वो कह रहे थे कि मैं पेपर ही खत्म कर दूंगा। मतलब वो क्या चाहते हैं कि भर्तियों के अंदर वही चीज सिस्टम चलाने की कोशिश की जाए जो पिछली सरकारें करती आई। आज के दिन योग्यता के आधार पे हम रोजगार देने का काम अगर कर रहे हैं तो इससे इनको तकलीफ। आज कौशल रोजगार का इन्होंने जिक्र किया, कौशल रोजगार में फैमिली आईडी के आधार पे, फैमिली आईडी में जिस युवा की इनकम कम है उस युवा को रोजगार नहीं, गर्ग साहब वही तो बता रहे हैं कि तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम कौशल रोजगार निगम के जरिए भी दे रहे हैं, ग्रुप सी की भी भर्तियां हो रही हैं, ग्रुप डी के लिए भी जो है भर्तियां खोल रहे हैं। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं तमाम निजी कंपनियां जिनका जिक्र अभी यहाँ पर विवेक जी ने किया कि वो भी आई है भाई, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए हम रोजगार दे रहे हैं और स्किल भी कर रहे हैं। और क्या तरीका होगा रोजगार देने का? आप ये बताइए 10 साल के कार्यकाल में कितने, हाँ मैं बताता हूँ कितने कार्य हमने लाखों लोगों में आखिरी सुनने की बात का काम किया। मैं बताता हूँ हमने 9 साल के कार्यकाल के अंदर लाखों लोगों को रोजगार दिया। अब देखिए आप भी कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार दिया, अब उस पर कैसे भरोसा करा जाए भाई? मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जो डाटा है वो ऑथेंटिक है और इधर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1 लाख दिया वो नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। फुटवेयर का हमने अब बनाया बहादुरगढ़ के अंदर, किसने बनाया? जहाँ लाखों लोगों फुटवेयर के माध्यम से हमने रोजगार दिया। कुंडली के अंदर हमने किसने बनाया? किसने बनाया? उसके विकास की तरफ कोई जोर नहीं था। कौन सा मारुति का प्रचार चालू हो गया? आयुषी को पूछ लो, एक कौन सी फैक्ट्री में लागू हुई, किसमें रोजगार दिया? एक का नाम बता दो। चलो चलिए विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं ओंकार जी के पास जा रहा हूँ। विवेक जी ठीक है गर्ग साहब बात आ गई आपकी, 1 सेकंड। विवेक जी जवाब दीजिए। जो बात ये कर रहे हैं उस चीज का मैं पहले ही दे चुका हूँ। मामला कोर्ट में आपको भी बता रहे हैं, हम मूर्ख बना रहे हैं, करने का काम किया। रोजगार देंगे, वोट लेंगे। चलिए ठीक है, अब आप लोग फिर से देखिए उलझ गया आरोप प्रत्यारोप पे। इसीलिए कहता हूँ एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो सबकी बातें स्पष्ट तरीके से आएंगी। एक दूसरे को आप लोग काउंटर करने के चक्कर में अपनी बातें भी देखिए सही तरीके से नहीं आ पा रही। ओंकार जी ठीक है, हो गया। अगर सब आपकी बात आ गई। ओंकार जी देखिए आयुष जी, 2 बातें हैं, एक तो रोजगार, दूसरा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट होगी तो रोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला हम प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे, या पढ़े लिखे शिक्षित युवा को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सारी कहानी वहां से शुरू हुई। देखिए मैं मानता हूं सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि रोजगार देना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है, औद्योगिकरण का ऐसे विस्तार कर सकती है कि हमारे युवा रोजगार की तरफ जाए, रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बने। आप देखिए इस बार का बजट 1,83,950 करोड़ का बजट, और औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र 1100-1200 करोड़ रुपए।
देखिए कितना मजाक है। आप अगर औद्योगिकरण लगाना चाहते हो, आप बद्दी, हिमाचल, इसकी तरफ से हमारे को रोजगार दीजिए। हमारे लाखों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इधर गए हुए हैं, बद्दी, नालागढ़, कालाम, यहाँ गए हुए हैं, ये वापिस आए, इनको इनकम टैक्स का बेनिफिट दीजिए, इनको बिजली सस्ती दीजिए। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आयुष जी आपको भी मालूम है, जब ये नई सरकार बनी थी, दुष्यंत चौटाला जी भी बाहर गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, इन्होंने बोला था हमने 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपके पास भी है। और आज अगर हम देखते हैं 15,000 करोड़ के सिर्फ एग्रीमेंट हुए हैं, एमओयू 6.5 लाख करोड़ के। ये सिर्फ झूठों की सरकार है, कुछ नहीं कर रही। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे भाई को विवेक चौधरी को बड़ी तकलीफ हुई। अबे चौटाला जी ने बोला कि मीटर तेज चलते हैं इनके बिजली के, और मीटर उतार के जोड़ में फेंक देंगे। और ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है। सरकार बना दीजिए, ये मीटर जोड़ के अंदर ही मिलेंगे तुम्हारे को, इसमें क्या दिक्कत है किसी को। दूसरा, रोजगार की अगर हम बात करते हैं, रोजगार आज सबसे जरूरी है। आज बेरोजगारी इस कदर है कि इसी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, इसी की वजह से नशा बढ़ रहा है। अगर ये रोजगार नहीं दे सकते तो ऐसी स्थिति पैदा करें कि हम लोग उद्योग स्थापित कर सके। इन्होंने कोरोना काल में एमएसएमई के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का दिया था। इनसे दोनों के, बीजेपी और जेजेपी, ये अगर बता देना 20 लाख करोड़ में जीरो कितनी होती है, मैं मान जाऊंगा इनकी बात। ये लोग सिर्फ घोषणाएं करने वाले हैं। इनसे पूछियो 20 लाख करोड़ कहां गए, कहां गया वो रोजगार। मोदी जी कहते थे 2 लाख करोड़ नौकरियां दे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहां है वो नौकरियां। ये हालात ऐसे हैं। अब 2024 नजदीक है, इनको गांव वाले घुसने नहीं देंगे। जेजेपी का विधायक देवेंद्र बबली कहता था गांव में जाने के लिए हमारे को लोहे के अंडरवियर चाहिए। ये वही विधायक है जो सरपंचों से पंगा लेके बैठा हुआ है, ये जेजेपी का ही विधायक है। यही हालात इनकी है। देखिए इतनी नाराजगी कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरे, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरे। इनको 2024 में दिन में तारे नजर आने वाले हैं। 2024 का हम लोग इंतजार कर लेते हैं। मैं रमन मलिक जी से जवाब लेता शुरू हूं। किया रमन मलिक जी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चौधरी रमन मलिक जी, चौटाला की इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो स्थिति है वो थोड़ा स्पष्ट कर दें भाई। इन्वेस्टमेंट नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, तो कहां से रोजगार देंगे आप? ये यूजी क्या कहा? नहीं, रमन मलिक जी से मेरा सवाल। रमन जी, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहां तक बात है और जहां तक बाकी विषयों की बात है, मेरे को लगता है कि मैंने भी बहुत दौरे करे थे 2013 में इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर, चाहे रोज का मेयो था जहां पे अभी कुछ नहीं हुआ, और चाहे ये खरगोदा की बात करो या आप बात करो ये झज्जर की, किसी ने भी वो पास करा हो। लेकिन जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट आज है, चाहे वो रिलायंस एमआईटी की हो, चाहे वो दूसरी है, वहां बसावट जाके देखिए ना, कम से कम काम तो पता लगेगा आपको हो क्या रहा है। जिस प्रकार से रेलवे के साथ हम लोग निरंतर करार करके नई लाइनें और नया मार्ग बिछा रहे हैं, वो देखिए। सड़कों जिस तरह से रिपेयर कर रहे हैं वो देखिए, सड़कें नई बन रही हैं वो देखिए, जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हो रहे हैं वो देखिए। क्योंकि आंखों के ऊपर, मैंने बोला ना, सावन का अंधा हो उसको तो हरा दिखता है, और जो अकल का अंधा हो वो नैनसुख होता है। वो ये दोनों का मिश्रण जो होता है ना, उसे बोलते हैं एक मूर्ख विपक्ष। और ये सत्य है, इससे कोई भागने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी आपको बोलता हूं, आप जाके काम देखिए, आप चीजें देखिए। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ हूं तैयारी करके, उपयुक्त समय आने दीजिए। पूरी फाइल है आप लोगों की, एक विधायक जिसने सदन में ये बोला था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं तो ये कहूंगा कि भाई रोजगार के विषय पर अगर और बेहतर तरीके से काम होता रहे तो विपक्ष को भी जवाब दिया जाएगा, और इस तरह के जो सवाल हैं वो विपक्ष नहीं उठाएगा। मेरे पास समय नहीं, आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो रोजगार को लेकर के विपक्ष के सवाल हमेशा रहते हैं, इस बार भी विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि सरकार जो आंकड़ा रख रही है विपक्ष को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, और उसका कहना यह है कि आपको इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इसको किस नजरिए से देखती है और किस तरीके से विपक्ष को इसका जवाब दिया जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।